हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपका ये नया साल का पहला दिन अच्छा गया होगा और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आने वाला ये पूरा साल आप लोगों का अच्छा ही गुजरे और आप लोगों ने जो भी टारगेट्स बनाए हैं वो आप लोग ज़रूर अचीव करो। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग गुप्त काल के बारे में ही बात कर रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुप्त काल को स्वर्ण काल का क्यों कहा जाता है। स्वर्ण काल या फिर हम इसे स्वर्ण युग भी कह सकते हैं या फिर इसे हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गुप्त काल को लेकर विद्वानों के बीच हमेशा से ही बहुत से मतभेद रहे हैं, क्योंकि एक और तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसे स्वर्ण काल या स्वर्ण युग मानते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि गुप्त काल जो है उसमें चहुमुखी विकास देखने को मिला था। इसी के साथ ये समृद्धि का काल भी माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का भी काल माना जाता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब हम कह सकते हैं कि जो राजा की शक्तियां होती थी वो अब ज़्यादा पावरफुल राजा नहीं रह गया था, उसकी शक्तियां बटने लगी थी। बहुत से जो राजा होते थे मतलब उनको बहुत महत्वपूर्ण राजा नहीं माना जाता था। तो इसी तरीके का हम देखते हैं कि जो विकेंद्रीकरण है वो इस काल में होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस काल में हमें आर्थिक पतन भी दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस काल में व्यापार जो है उनका पतन होने लगा था और व्यापार के पतन के कारण ही इस काल में फिर हमने देखा था कि शिल्पों का भी पतन होने लगा था। व्यापार वाणिज्य मतलब अगर व्यापार का पतन हो रहा है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के जितने भी और भी माध्यम हैं उन सब का भी पतन होने लगा था। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुप्त काल को सामंतवाद के पतन का काल के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन ये दोनों ही दृष्टिकोण यानी कि एक तरफ जैसे हम लोग इसे स्वर्ण काल कहते हैं और दूसरी तरफ हम इसे पतन का काल कहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण वस्तुपरक नहीं कहे जा सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ स्वर्ण काल ही था या फिर ये आर्थिक पतन का ही काल था। ये हम दोनों ही बातों को नहीं मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो गुप्त काल की राजनीतिक स्थिरता, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था इतना विशाल साम्राज्य है, इसके अलावा कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में या फिर कुछ टाइम पे इस काल में हमें आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिली है। इसके अलावा इस काल में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक विकास भी हुआ था। इसको आधार बनाकर जो कुछ विद्वान हैं वो गुप्त काल को स्वर्ण काल मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान यानी कि जो बहुत बड़ी संख्या में विद्वान हैं, उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो गुप्त काल की परिस्थितियां रही थी उन्हें आधार बनाते हुए ही इस काल को मतलब इस काल के जो स्वर्ण काल कहा जाता था उसको चुनौती भी दी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इस काल में महिलाओं की दशा की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। आर्थिक क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत आर्थिक क्षेत्र का पतन होने लगा था। इसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव, छुआछूत ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और राजनीति का जैसे भी अभी मैंने बताया कि विकेंद्रीकरण होने लगा था। तो इन सब को ही आधार बना के कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं या फिर कुछ इतिहासकार जो हैं, उन्होंने इस स्वर्ण युग की जो मान्यता है या जो विचारधारा है उसको चुनौती भी दी है, यानी कि उसको मानने से इनकार भी किया है। लेकिन अगर हम बात करें, ये दोनों ही दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान जो हैं वो गुप्त काल को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल मानते हैं, क्योंकि इस काल में हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक विकास हुआ था। चाहे हम कला के क्षेत्र में बात करें या फिर हम साहित्य के क्षेत्र में बात करें, हर तरीके से इसमें सांस्कृतिक विकास हमें देखने को मिला था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद गुप्त काल को स्वर्ण
स्वर्ण काल कहा जाता होगा। लेकिन स्वर्ण काल, इस काल में ये जो सोने से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इसके आधार पे गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुछ टाइम कुछ राजा ऐसे हुए थे जिन्होंने इस काल में सोने के सिक्के जारी करवाए थे, लेकिन उस आधार पे हम गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर हमने बात की थी कि जो सिक्के जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पतन होने लगा था। इतना पतन होने लगा था कि कौड़ियाँ जो होती हैं उनका प्रचलन शुरू हो गया था। तो इसलिए हम सोने के आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग गुप्त काल के साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसके पहले आप लोगों को साहित्य के बारे में नहीं बता पाया था, इसीलिए इस वाले वीडियो में ही मैं आप लोगों को गुप्त काल के साहित्य के बारे में भी बात बता देती हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम चाहे किसी भी काल का साहित्य पढ़ें, साहित्य को दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो वो होते हैं जो धार्मिक साहित्य होते हैं, यानी कि जो किसी धर्म विषय से संबंधित होते हैं, और दूसरे धर्मेतर साहित्य होते हैं, यानी कि जैसे और भी जितनी भी रचनाएं या फिर जो पुस्तकें वगैरह लिखी जाती हैं, नाटक वगैरह हैं, वो सब धर्मेतर साहित्य में आते हैं। या फिर साहित्य और विज्ञान से संबंधित हम कह सकते हैं जितनी भी किताबें होती हैं वो धर्मेतर साहित्य में आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस काल में जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इसके अलावा जो पुराण है उसका भी अंतिम संकलन हमें देखने को मिलता है कि गुप्त काल में ही हुआ था। यानी कि ये जो जितने भी ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं हिंदुओं के, वो उनका संकलन इसी काल में हुआ था। इसके अलावा इस काल में कुछ स्मृतियों की भी रचना हुई थी, जैसे कि नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो इन स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ बौद्ध ग्रंथों की रचना भी इस काल में की गई थी, जैसे कि एक बुद्धघोष ने विशुद्धि भग नामक पुस्तक की रचना की थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिलती है। इसके अलावा अब हम लोग धर्मेतर साहित्य की बात कर लेते हैं। तो धर्मेतर साहित्य बहुत तरीके के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग नाटक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। इस काल में जैसा कि मैंने बताया था, कालिदास जो हैं वो भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके नवरत्नों में से एक माने जाते थे। तो उन्होंने इस काल में मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो इनके प्रमुख नाटक हैं उनकी रचना इसी काल में की थी। इसके अलावा जो विशाख दत्त हैं, उन्होंने उनका जो प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस, उसकी रचना भी इसी काल में की थी। इसके अलावा एक और जो नाटककार थे जिनका नाम शूद्रक था, इनका नाटक का नाम था मृक्षकटिकम। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए थे वो बहुत ही सुखांत होते थे, यानी कि अच्छे होते थे, बहुत सुख प्रदान करने वाले होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन नाटक में जो पात्र होते थे उनमें जो उच्च वर्ण के पात्र होते थे, यानी जो उच्च वर्ण के पात्रों का रोल प्ले करते थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। इसके अलावा जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। तो इस तरीके से जो पात्र होते थे या जो रोल प्ले करते थे उनकी अलग अलग भाषा का वर्णन भी किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैज्ञानिक साहित्य के बारे में। तो इस काल में हमें बहुत सारे वैज्ञानिक भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आर्यभट्ट हो गए, इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम आर्यभट्टियम है वो भी इन्होंने इसी काल में लिखी थी। इसके अलावा जो बरहमईर हैं, जिनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम पंच सिद्धांतिका है, वो भी इसी काल में लिखी गई थी। इसके अलावा और भी विद्वान हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त हैं, धन्वंतरी हैं, इसके अलावा बाघभट्ट, और भी बहुत सारे जो विद्वान थे वो हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम लोग व्याकरण साहित्य के बारे में अगर बात करें, तो इस काल में अमर सिंह की रचना जिसका नाम अमरकोश है वो भी इसी काल में लिखी गई थी। तो ये हम लोगों ने गुप्त काल के साहित्य के बारे में बात की। अब हम लोग थोड़ा गुप्त काल के जो जितने भी समकालीन राज्य थे, यानी कि जो
मेन जो सबसे बड़ा राज्य था वहाँ पे वो तो गुप्त काल था, लेकिन वहाँ जो आसपास का और भी एरिया जो रह गया था वहाँ पे कौन कौन से राज्य होते थे, तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें महाराष्ट्र वाले एरिया में वाकाटक राजवंश देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसकी पुत्री जिसका नाम प्रभावती था, उसका विवाह वाकाटक राजवंश में ही हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण कलिंग वाला एरिया था, वहाँ पे हमें गंग राजवंश देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर शशांक नामक राजा जो होता था वो शासन करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी दक्कन वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें भोज राजवंश देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्से में हमें कलचुरी राजवंश देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक में यानी कि जो मध्य कर्नाटक है वहाँ पे हमें बादामी के चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें जो दक्षिण वाला एरिया है जिसे हम लोग सुदूर दक्षिण वाला भी कहते हैं, वहाँ के राजनीतिक इतिहास के हमें कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कि जैसा कि इसके पहले मौर्योत्तर काल में मैंने बताया था, वहाँ पर चोल, चेर और पांड्य जो राजा होते थे वो शासन करते थे, लेकिन गुप्त काल में हमें कोई उनके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है। तो ये आप इन राजवंशों को मैप पे भी देख सकते हैं। ये जो मेन हो गया ये गुप्त राजवंश था, और बाकी के ये जो हैं वो यहाँ पे और भी छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा गुप्त काल कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग वर्धन साम्राज्य यानी कि हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।